हूँ कि यूट्यूब पर जाकर टॉप 2-3 वीडियोस जो है वो देखें, और उसको देखने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ ऐसे नहीं देखने कि आपको मजा आ रहा है और आप देखते जा रहे हैं, बड़े अच्छे विजुअल्स हैं, वो रोक रोक कर देखनी है, वो आपने जो है वो हाथ में नोटबुक पकड़ कर देखनी है, और उसके ऊपर चीजें आपने इस तरीके से लिखनी है कि वो नोट्स बनते जाए उसके आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपने जो है वो यूट्यूब की 2-3 वीडियोस देखनी है। यकीनी तौर पे जो चीज होगी, जो कंटेंट होगा वो रिपीट हो रहा होगा दूसरी वीडियो में, थर्ड वीडियो में, लेकिन आपने देखते जाना है। और यूट्यूब वीडियो की एक खास बात ये होती है कि इसमें मैप्स और जो है वो ग्राफ्स वो भी अच्छे तरीके से बताए होते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ जब मुझे कोई नया टॉपिक सर्च करना होता है अपने लिए या किसी और पर्पज के लिए, या जब मैं तैयारी करता था तो तब तो मैं यूट्यूब के ऊपर 3-4 बार वो वीडियोस देखता था और उनके नोट्स बना लेता था, और काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाता था। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपने इस तरीके से क्लियर करनी है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने जिस फर्ज करें क्लाइमेट चेंज है तो उसका ऐसा कोई कंट्री नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंट्री का इशू देख रहे हैं तो एक बड़ा ही इजी टू गो चैनल है जिसका नाम है, वेबसाइट है जिसका नाम है CIA फैक्ट बुक। अब जो अमेरिका है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, ठीक है, और उसने सारे मुल्कों की एक फैक्ट बुक बनाई हुई है। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं उससे जाके कि वो क्या होती है। तो CIA फैक्ट बुक पे आपने जाना है और उसके ऊपर उस कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है। ये बड़ा हैंडी सा टूल है, जब भी आपको किसी चीज का अंदाजा लगाना हो तो आपको विद इन फ्यू सेकंड जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ कंट्रीज ही नहीं है, इश्यूज भी हैं बहुत सारे। मिसाल के तौर पे ये देखें आप, ये कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जो कंट्रीज हैं ABC के हिसाब से दिए हुए हैं। फर्ज करें मैंने कतर का देखना है क्योंकि कतर के बारे में मैंने सवाल तैयार करना है। ठीक है, तो मैं कतर को निकालूंगा और कतर से रिलेटेड हर चीज उन्होंने जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में दी होगी। ये उसके मैप्स हैं, ये उसका फ्लैग है, उसके बाद उसकी जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसका मैप लोकेटर क्या है। इंट्रोडक्शन पे उस मुल्क का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया होता है, लेकिन ये ऐसा जरूरत नहीं है। फर्ज करें आपने कतर की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो आप इकोनॉमी के सेक्शन में जाएंगे और वो ओवरव्यू दे देगा, ये जरूर पढ़ें। GDP बताएगा, रियल GDP क्या है, उसका पर कैपिटा क्या है, और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, लेबर फोर्स कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हर चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आपको इजीली दे रहा होगा। तो मैंने जो आपके नोट्स के लिए कंट्री प्रोफाइल्स तैयार की थी वो मैंने यहीं से डेटा लिया था। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो इजीली किसी भी कंट्री के बारे में फौरी तौर पे जान सकते हैं कि वो कैसा मुल्क है। अगर आपको इससे दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, लेकिन उस पर ज़ाहिर डेटा ऑथेंटिक नहीं होगा। लेकिन जो पहले हमने वीडियोस देखी थी वो इसलिए हम ऑथेंटिक कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको चीज समझाई होती है, कोई डेटा ऐसे नहीं दिया होता, आपको ये बताया होता है कि ये मसला कैसे है। तो उस हद तक यूट्यूब वीडियोस जो है वो ऑथेंटिक है और आप उसको जो है वो समझ सकते हैं। तो CIA फैक्ट बुक जो है ये आपने यूज करनी है कंट्रीज के लिए, और उसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, मैं जरा सर्च करके बताता हूँ कि और कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ये जनाब वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स हैं, कंट्री के अलावा उन रीजन के बारे में बात की गई है। ये ओशंस हैं, जो हमारे दोस्त असद ने 6 गिने थे लेकिन वो 5 थे। ठीक है, और उसके बाद फ्लैग्स हैं, 1 पेज कंट्री समरी है। ये भी बड़ी मजेदार चीज है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस पे पूरी आपको जो की बजाय जो है ना 1 पेज के अंदर उसने बताया होता है कि कौन सा मुल्क कैसा है। ये मैं पाकिस्तान के बारे में आपको निकाल के दिखाता हूँ। ले जनाब, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का मैप, पाकिस्तान का GDP, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर रिलीजन कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। तो ये फैक्ट बुक के कंट्री प्रोफाइल से भी ज्यादा फास्ट जो है ये आपको बता रहा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करती है, बताती है आर्गुमेंट तैयार करने में। और ये बड़ा लेटेस्ट डेटा होता है, ये अक्टूबर 2021 का है। और जो फैक्ट बुक जो दूसरा हमने पहले पेज निकाला था, वर्ल्ड फैक्ट बुक जो थी, वो तो तकरीबन मार्च के महीने में भी इन्होंने अपडेट्स की थी, उसके अंदर हर चीज क्रॉस चेक की थी। ठीक है, तो इसका आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि मैंने CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक जो है उधर से देखी है ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद आपको चाहिए कि उस इशू की थोड़ी सी हिस्ट्री मिल जाए। वो विकिपीडिया से देखनी है, विकिपीडिया से देख लें, वो आपने यूट्यूब से देख लें, यूट्यूब से देख लें, किसी अखबार से पढ़नी है ऑनलाइन, किसी अखबार से पढ़ लें। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर आपने सिर्फ 5-10 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। CIA फैक्ट बुक से मिल जाए, उधर से आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाएगी उसमें क्या हुआ था। फिर आपने मैप अंडरस्टैंड करना है। मैप आप 2 तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक तो आप गूगल मैप्स पे जाकर ढूंढ सकते हैं, और दूसरा यह है कि आप पिक्चर मैप्स हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा पिक्चर मैप्स देखता हूँ क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं, गूगल मैप आगे पीछे होता रहता है, जूम इन जूम आउट तो पता नहीं चलता एग्जैक्ट चीज का। ठीक है, तो सपोज करें मैंने अफगानिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं वो देखने हैं, तो मैं अफगानिस्तान बॉर्डर्स मैप लिखता हूँ और आसानी से इमेजेस निकाल लेता हूँ। इमेजेस में भी उसका सोर्स साथ लिखा होता है, तो आप इजीली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं ऑथेंटिक, लेकिन ओवरऑल आपके लेवल तक जो है वो ये चीजें सिमिलर ही मैप होता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो ये वाला मैप हमें मुनासिब लग रहा है, इसकी हम फुल पिक्चर खोल लेते हैं। और ये दिखा रहा है कि अफगानिस्तान के चारों तरफ कौन कौन से मुल्क हैं और कौन कौन से शहर।
ठीक है। तो आपने मैप को एक तो बाउंड्रीज के हवाले से अंडरस्टैंड करना है, दूसरा आपने उसके जो है वो विद इन कंट्री जो है वो देखना है कि शहर कितनी कितनी दूर है, बड़े बड़े शहर, और मैप किस तरह का है। अगर तो मैप जरा थोड़ा सा चारों तरफ से मुनासिब साइज का हो तो कह सकते हैं कि वो कंट्री सिक्योर है। लेकिन अगर मैप कहीं से पतला हो, जैसे पाकिस्तान का मैप दरमियान में थोड़ा पतला हो जाता है इस्लामाबाद के अराउंड, तो वहां हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क को जो है वो थोड़ी सी सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि उस मुल्क को आसानी से काटा जा सकता है, दो हिस्सों में हमला करके एक तरफ से जो है वो डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए जो है वो हम जब मैप देखते हैं तो उसको इस तरीके से देखते हैं कि क्या वो डिफेंसिवली, डिफेंस के पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से वो आसानी से मुकाबला कर सकता है या नहीं। तो पाकिस्तान इसलिए भी अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सपोर्ट चाहता है कि इंडिया जो है वो उसे काट ना सके। ठीक है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इंडियन पंजाब के अंदर जो है वो थोड़े बहुत एडवेंचर करता है, जैसे करतारपुर बॉर्डर बनाया है, ताकि जो है वो इसके बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर रहें और इसको आसानी से जो है वो हमला ना हो सके। ठीक है। तो ये आपने मैप्स जो है ये अंडरस्टैंड करने हैं इन पर्सपेक्टिव से। वैसे भी हमने मैप्स जो है वो देखे हैं क्लासेस के अंदर और आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं मैप। अच्छा, अब इस स्टेज तक आपको जो है सारा बेसिक जो है वो नॉलेज मिल गया है उसके बारे में, उसके इशू की हिस्ट्री, उस कंट्री का प्रोफाइल मिल गई है, आपको मिल गया है कि विकिपीडिया कहाँ तक हेल्पफुल होता है, यूट्यूब कहाँ तक हेल्पफुल होती है, मैप में क्या क्या देखना है, वगैरह वगैरह। अब वक्त आ गया है कि आप जिम्मेदार किस्म की ओपिनियन पढ़ें ताकि आपको पता चले कि बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स है वो क्या कहते हैं। तो उन थिंक टैंक से आप बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए मैंने जो है वो पूरी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। ये देखें बेस्ट डेटा सोर्सेज के नाम से। तो ये वो वाले सोर्सेज हैं और ये वो वाले थिंक टैंक्स हैं जहाँ से मैं अपने लिए ओपिनियन पढ़ता हूँ और आपकी क्लासेस के लिए भी मैं पढ़ता रहा हूँ। ठीक है। तो इनके ऊपर कैसे जाएंगे ये हम वन बाय वन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएं तो अब आपने अपना एक टेस्ट करना है, और आपने ये टेस्ट करना है कि क्या कोई 5th क्लास का बच्चा जो है वो आपके आसपास है, और अगर आप उसको वो वाली चीज बताएं तो क्या वो समझ जाएगा। ठीक है। तो आपने अपने आप को वो वाला इशू जो है वो इस तरीके से बताना है कि 5th क्लास का बच्चा जो है वो उस चीज को समझ जाए। अगर तो आप इस तरीके से बताने में कामयाब हो जाते हैं, इतनी आसान चीज को बना के बताने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। लेकिन अगर आप बीच में भूलते हैं, बीच में आपको इंटरनेट देखना पड़ता है, बीच में आपको बुक खोलनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका टॉपिक तैयार नहीं हुआ। ठीक है। तो ये इसे फेमेंट टेक्निक कहते हैं। फेमेंट टेक्निक के तहत जो है वो आप 5th ग्रेडर या छोटे बच्चे को जो है वो कोई चीज समझानी हो, कोई बड़ा इशू समझाना हो, तो वो किस तरीके से समझाया जाता है कि आप उसको समझाने के काबिल हैं। अगर हैं तो ठीक है, आपको वो टॉपिक समझ आ गया है, अदरवाइज फिर आपने कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड ले ली थी। अगर आप इस स्टेज के ऊपर कामयाब नहीं होते तो वापस आप फर्स्ट स्टेप पे चले जाएं, दोबारा गूगल सर्च करें, दोबारा यूट्यूब वीडियोस देखें, दोबारा CIF फैक्ट बुक देखें, दोबारा विकिपीडिया देखें, दोबारा वो सारे जो हैं वो चीजें देखें जो आपने जो है वो थिंक टैंक्स की देखी होंगी। मैं भी यही करता हूँ, जब क्लास स्टार्ट होने लगती है तो उससे 2 घंटे पहले मैं सारे नोट्स बनाने के बाद ये सोचता हूँ कि क्या मैं ये किसी 5th ग्रेडर को बता सकूंगा या नहीं बता सकूंगा, या मैं फंस जाऊंगा। अगर मुझे लगे कि मैं फंस जाऊंगा तो मैं फौरन दोबारा से जो है वो चीजें सर्च करता हूँ। बेशक मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैंने CSS कर लिया है, मैं इस चीज पर नहीं जाता। मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं 5th क्लास के बच्चे को ये बात बता सकूंगा या नहीं बता सकूंगा। ठीक है। तो आपने भी यही करना है। इस तरह कर लेंगे तो आप इंटरव्यू में भी कामयाब होंगे, ना सिर्फ इस इंटरव्यू में बल्कि आप जिस भी जॉब का इंटरव्यू देंगे वहां इजीली कामयाब होंगे। CSS के अंदर भी आपकी चीजें क्लियर होंगी, और ये जो क्लैरिटी है ये बहुत कम लोगों के पास होती है। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि चीज को क्लियर करें। अच्छा जी, जब आप ये चीजें कर लें तो अब आप क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब आप ये देखें कि जो मुझे बताया गया है वो क्यों गलत है। ठीक है। कोशिश करें कि वो गलत जो है ना वो साबित हो। ठीक है। ये देखें कि वो जो बातें बताई गई उसमें झोल क्या है। मुझे याद है कि जब मैंने CSS की तैयारी की थी तो उन दिनों में एक रात मैंने जो है वो एक पूरी किताब पढ़ डाली थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, और उसने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम्हें उसकी किन बातों से इत्तेफाक नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो ये ऐसे पढ़ी नहीं, मैंने तो ये सिर्फ उसको जो लिखता गया था मैं पढ़ता गया था। मैंने कहा हाँ ये सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो उस वक्त से मैंने ये सीखा कि जो भी आपने चीज पढ़नी है तो आपने उस पर डाउट भी करना है, पहले अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर डाउट करना है, कहना कि कैसे ये गलत है। तो आपके CSS का जो एग्जाम है वो इस चीज का भी एग्जाम है कि क्या आप सुनी सुनाई बात मान लेते हैं या आप लॉजिक के साथ बात को प्रूव करते हैं। तो ये चीज जो है आपने जहन में रखनी है। ठीक है। तो आपने दूसरों के ओपिनियन को डाउट करना है। जैसे मैं सारी ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूँ ना फ्यूचर की, कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल इस तरीके से आपने करंट इशू की भी यही देखनी है और उसका फ्यूचर ऐसे ही देखना है कि 4-5 सूरतें निकल सकती हैं। जितना मर्जी बड़ा थिंक टैंक हो और जितनी मर्जी बड़ा जो स्कॉलर हो, उसने अगर कोई बात की है कि ये ऐसा होगा तो आपने उसको ऐसे नहीं मान लेना। आपने अपना भी सोचना है कि क्या वाकई ऐसा होगा या वो बाइस्ड है। बड़े बड़े लोग बाइस्ड होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं वो बाइस्ड होते हैं। तो आपने जो है वो अपनी आजाद राय देखनी। ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने जो है वो चलना है। तो इन सारी ओपिनियंस बनाने में आपने जो है वो प्रो पाकिस्तानी और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ऐसा ना हो कि आप कहीं नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाएं, या पाकिस्तान के मुफाद से गलत बात आप कर रहे हो। ये आपने इसलिए जहन में रखना है, यहाँ आपको कॉन्स्टेंट है वो इसलिए है कि आपने जो है वो कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो थर्ड सेक्रेटरी लगेंगे UN में, बहुत सारे थर्ड सेक्रेटरी लगेंगे बांग्लादेश में,
वो सारे इंडिया में जाएंगे फॉरेन सर्विस में जाके, या आप अगर कॉमर्स एंड ट्रेड में जाएंगे तो आप लोग ट्रेड अताशी लगेंगे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, या इवन अगर आप पाकिस्तान की सर्विसेज में भी होते हैं, पुलिस सर्विस में होते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं, मिलिट्री लैंड्स में होते हैं, तो अगर आप प्रो पाकिस्तानी अप्रोच नहीं रखते तो फिर आपके लिए सर्विस डिलीवरी में इशू हो जाएगा। तो इसलिए बेशक कुछ चीजें आपको फैक्ट नजर आ रही हों कि ये ऐसे है, लेकिन या ओपिनियन आपको लग रही हो एंटी पाकिस्तान जा रही है, लेकिन आपने प्रो पाकिस्तानी रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने जो है जरूर कंसिडर करनी। तो ये एक सादा टॉपिक तैयार करने का तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि YouTube पे कौन से ऐसे चैनल हैं जो बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्लेनर देते हैं। तो YouTube के ऊपर जो है वो तकरीबन कोई 8-10 चैनल जो मैंने आपको गिनवाए हैं इधर, जो मुझे अच्छे लगते हैं, या मैं जिनकी जो ओपिनियन है, या ओपिनियन तो नहीं, इनके एक्सप्लेनर्स होते हैं, मैं उनको जरूर एक बार देख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे जब मैंने पैलेस्टाइन इशू पहली बार पढ़ना था तो मैंने वोक्स का एक एक्सप्लेनर देखा था, तो अब तक जो है वो मेरे जहन पे वो चीज़ें नक्श हैं, या मैं बार बार इसे देखता हूँ, ठीक है। इसी तरह द इकोनॉमिस्ट है, द वाइट साइड है, विजुअल पॉलिटिक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, एसोसिएटेड प्रेस है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, अल जजीरा है, ये वो हैं जिनके एक्सप्लेनर्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वक्ती तौर पे मेरे जहन में ये आए, आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे, तो आप उनको जो है वो सेव करके रख लीजिएगा, और जब भी आपने कोई इशू देखना हो तो आप लिख लें कश्मीर इशू, आगे वोक्स लिख दिया, ठीक है, हाइड्रोपॉलिटिक्स, आगे वाइट साइड लिख दी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें एक और चैनल है, पाकिस्तानी चैनल है, देखो सुनो जानो, ये बड़ा अच्छा चैनल है, बड़ी रिसर्च के बाद इसके अंदर चीज दी जाती है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो खुद इसको बहुत ज्यादा गौर से देखता हूँ और बहुत सारी चीजें गेन करता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर जो बेस्ट थिंक टैंक्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से कुछ मैंने जो है वो आपके लिए इधर इन लिस्ट किए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनको फॉलो करता था अपने जब तैयारी कर रहा था। तो इसमें एक थिंक टैंक जो मिडिल ईस्ट का स्पेशलिस्ट है, उसका नाम है अल मॉनिटर, ठीक है। अल मॉनिटर पे आपको जो है वो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में स्पेशल ओपिनियन, स्पेशल फैक्ट्स, स्पेशल न्यूज मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज की लिस्ट है। आप सीरिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पैलेस्टाइन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको इधर से निकालें और इसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो देख लें, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, अगर आपने डायरेक्ट इसको नहीं खोलना तो आपने ये देखना है कि इंतिफादा के बारे में आपने फर्ज करें पढ़ना है, तो आप अल मॉनिटर लिखेंगे गूगल में और आगे लिख देंगे इंतिफादा, ठीक है। तो वो खुद इंतिफादा से रिलेटेड आपको जो है आर्टिकल्स निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर आपने जो है वो सऊदी अरेबिया से पढ़ना है मोहम्मद बिन सलमान, तो आप लिखेंगे MBS अल मॉनिटर, तो अल मॉनिटर के वो वाले आर्टिकल सामने आ जाएंगे जिसमें मोहम्मद बिन सलमान से रिलेटेड जो चीजें हों। विजन 2030 अल मॉनिटर। तो मिडिल ईस्ट की जो है ये वाली चीजें जो है ये आपको इजीली जो है मिल जाएंगी। उसके बाद ब्रुकिंग्स है। ब्रुकिंग्स जो फोरम है, ये भी एक बड़ा जाना पहचाना सा जो है वो थिंक टैंक है। इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड जो है जिन मसलों के ऊपर जो है वो बड़े बड़े स्कॉलर्स है अपनी अपनी राय देते हैं, इनके अपने टीम्स भी होती हैं जो काम करती हैं इसी से रिलेटेड। और ये देखें, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड अलग थिंक टैंक है, सिटी से रिलेटेड अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है, ग्लोबल डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी आ जाती है उससे रिलेटेड अलग है, इंटरनेशनल अफेयर्स अलग है, US पॉलिटिक्स अलग है, और सो इसमें भी आपने अगर सर्च करना हो तो इसमें सर्च बटन भी है, आप इजीली जो है जो भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करना चाहता हूँ ईरान की जो डील हुई थी JCPOA 2015, तो इसके ऊपर JCPOA से रिलेटेड सारे आर्टिकल जो हैं वो निकल आएंगे। ले जनाब, ये सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड निकल गए। जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करता था तो मुझे जिस टॉपिक की समझ नहीं आती थी तो मैं ऐसे ही करता था कि ब्रुकिंग्स निकाल लिया, बेलफर सेंटर निकाल लिया, और थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो निकाल के सर्च में उस टॉपिक का नाम लिखता था और इजीली वो वाली आ जाती थी। फिर मैं डेट देखता था, जो करीब की डेट होती थी उसकी चीजें मैं पढ़ लेता था और वो ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती। उसके बाद एक फॉरम है EIR। EIR जो है IR से रिलेटेड बहुत ज्यादा डेटा है इसके अंदर, और क्योंकि आपको पता है कि IR के अंदर करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं और ऐसे के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो EIR.info जो है ये बड़ी जबरदस्त जो है वो कह सकते हैं कि थिंक टैंक है या एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो नजर आते हैं हमें, और IR के पर्सपेक्टिव से होते हैं। आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स में भी IR के पर्सपेक्टिव से चीजें। उसके बाद वेलफेयर सेंटर है, ये मेरा फेवरेट है, इसकी मुझे बड़ी शानदार लगती हैं आर्टिकल भी, और इनकी प्रिंटिंग जो होती है या इनका जो फॉर्मेट है वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बड़ा कूल सा लगता है, ठीक है। तो ये मैं जो है बाकायदा तौर पे पढ़ता होता था जब इंटरव्यू की तैयारी किया करता था, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, डिफरेंट इशूज़, डिफरेंट रिसर्च बेस्ड पॉइंट्स, आर्टिकल्स, हर चीज़ है वो आपको मिल जाती है, और सर्च के टूल से आप जो है वो ईजिली उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर पढ़ना चाहता हूँ न्यूक्लियर ऑकस के बारे में पढ़ना चाहता हूँ जो डील हुई थी अमेरिका की, वेलफेयर सेंटर से रिलेटेड हम देखते हैं, ये ऑकस से रिलेटेड जो है सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैं 2-3 पढ़ लूंगा जो मुझे समझ लग रहे होंगे, लाजमी नहीं कि मैं हर चीज़ पढ़ने बैठ जाऊँ जो समझ भी ना लग रहा हो, जो समझ लग रहे होंगे वो पढ़ लूंगा और मैं कोट कर दूंगा मैंने वेलफेयर सेंटर से पढ़ा। इसी तरीके से CFR है, काउंसिल ऑफ फॉरेन
जो है वो रिलेशंस, ये अमेरिका की है, और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी छपती है अमेरिका से रिलेटेड, और प्रो अमेरिका कंटेंट भी छपता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दोनों आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा कौन सा क्रिटिसिज्म और कौन सा नहीं। इसका भी फॉर्मेट और इसकी जो प्रिंटिंग है बड़ी अच्छी है। इस पे हमारे लोग भी लिखते हैं, जैसे डॉन में ये जाहिद हुसैन साहब थे, तो ये इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ अखबारों से भी ये अच्छे आर्टिकल लिख कर लगा देते हैं, जैसे ये वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड पूरा सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, कोविड से रिलेटेड सेक्शन है, यूक्रेन से रिलेटेड है, और हंगरी से रिलेटेड सेक्शन है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से प्रोजेक्ट सिंडिकेट और CSIS, ये भी इसी तरीके के थिंक टैंक्स हैं जो मुख्तलिफ वक्तों पे मैं स्टडी करता हूँ या पढ़ता हूँ, इवन अभी भी पढ़ता हूँ जब मुझे कोई इशू होता है। फिर ये डेटा सोर्सेज हैं डिफरेंट, जिनको मैंने जो है इनलिस्ट कर दिया है, और इसमें सबसे पहले वर्ल्डोमीटर है। वर्ल्डोमीटर के बारे में आपके ऊपर आपको बहुत सारा, ये सिर्फ वो वेबसाइट है जो आपको फैक्ट बुक्स देती है, फैक्ट्स के स्टैट्स देती है, सारी चीजें देती है। तो ये हम वर्ल्डोमीटर अगर निकालते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या ले सकते हैं। ये जनाब कोरोना वायरस से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनसे रिलेटेड ये आपको डेटा देती है, ग्राफ्स देती है, जो आप कहते हैं कि सर ग्राफ्स कहाँ से हम देखते हैं पेपर में बनाने के लिए वगैरह वगैरह। इसमें हम अगर कंट्रीज में जाएं तो ये आई थिंक कोरोना वायरस वाला पार्ट खुल गया, सिंपल इसका जो है वो हम बोलते हैं। ये कोरोना वायरस ऊपर आता है, फिर गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स क्या हैं, सोसाइटी, मीडिया, एनवायरनमेंट, फूड, वाटर, एनर्जी, हेल्थ, सारे जितने भी आपको स्टेट्स चाहिए कंट्री वाइज है जिस तरह भी, वो सारे आपको वर्ल्डोमीटर से मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है ये मैं अपने ऐसे के स्टूडेंट्स को भी देता हूँ ताकि वो इजीली इसके ऊपर जो है वो देख सकें। इसी तरीके से UNDP डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको जो है बड़ी हेल्प करेगी। इसमें डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी आ जाता है, और बहुत सारे टॉपिक साथ आते हैं। फिर transparency.org जो है ये अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड आपको देगी, और पाकिस्तान में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का बहुत दौर है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो वेबसाइट है वो आपको हेल्प करेगी। फिर UN हैबिटेट जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। द न्यूज़ ऑन संडे जो है ये हर संडे को द न्यूज़ जो है एक आर्टिकल पकड़ता है, एक टॉपिक पकड़ता है, और उस पर काफी सारे आर्टिकल लिखता है। तो आपको फर्ज करें एक संडे कोरोना वायरस का है, अगला संडे स्पोर्ट्स का है, अगला संडे जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस का है, अगला संडे इकोनॉमी का है, तो आपको एक ही टॉपिक पे 10-10 आर्टिकल इकट्ठे मिल जाते हैं। तो इसलिए द न्यूज़ ऑन संडे मुझे इसलिए अच्छी लगती है। ये WHO की वेबसाइट है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपने पढ़ना हो। ये वुमेन से रिलेटेड IWPR बेस्ट सोर्स है। ये NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का इसरा पेपर, ये हर 3 माह के बाद जो है वो रिसर्च पेपर शाया करते हैं पाकिस्तान के इशूज से रिलेटेड, और उनका थिंक टैंक है वो चीज़। फिर ब्रुकिंग्स है जो हमने पहले देख ली है, अल्मोनीटर पहले देख लिया है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट अच्छी है, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है। फिर यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वेबसाइट अच्छी है। फिर पाकिस्तान की अपनी फाइनेंस की वेबसाइट बड़ी जबरदस्त है, उसके ऊपर आपको बजट डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाता है, और ऑथेंटिक सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप कोट कर सकें। तो ये पूरा जो है ये तरीकाकार है, मेथोडोलॉजी है कि किस तरीके से आपने कोई टॉपिक तैयार करना है। पहले आपने बिल्कुल बच्चों की तरह यूट्यूब से, गूगल से, विकिपीडिया से, CIE फैक्ट बुक से, मैप से पढ़ना है, और उसके बाद आपने जब मेच्योर हो जाना है फिर आपने ओपिनियंस पढ़नी है। हर चीज जो भी आप पढ़ेंगे उसके आपने बनाने हैं नोट्स, और जब आपको लगे कि आपके पास 5-6 आर्गूमेंट हो गए हैं एक इशू से रिलेटेड, फिर आपने पढ़ना छोड़ देना है। अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। अच्छा जी, सेकंड पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हम दोबारा से पास्ट पेपर्स पे चलते हैं, वो जो वेबसाइट थी हमारे पास vshine.org। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले पास्ट पेपर्स निकालते हैं कोई करंट अफेयर का, और उसके अंदर हम देखते हैं फर्ज करें हम 2018 का जो है वो पेपर निकाल रहे हैं। जब भी आपके पास पेपर आएगा तो आपने MCQs के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। MCQ आप मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने इधर उधर से नकल भी लगानी है तो आपके लिए शायद इतनी हेल्पफुल ना हो, क्योंकि आप जो है वो जब नकल लगा रहे होंगे तो शायद आप इतना टाइम वेस्ट कर दें जितने में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आपने MCQs के अंदर नकल की बजाय जो है वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है। 2-4 MCQ अगर गलत हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका पूरा क्वेश्चन छूट जाए। आधा घंटा MCQs का होता है, और 2.5 आवर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के, लेकिन दोनों पेपर इकट्ठे दे दिए जाते हैं, इसलिए आप MCQs का टाइम बचाकर लॉन्ग क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। अब ये सवाल है जनाब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज कंसिडर्ड एज अ गेम चेंजर, हाउ द CPEC कैन बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, डिस्कस। ठीक है, तो हम जो है फर्ज करें ये वाला टॉपिक हम ले लेते हैं, और उसके लिए हम अपना पेपर निकालते हैं, आंसर बुक निकालते हैं, और इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, और अब हम स्लाइड पे देखते हैं पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है CPEC, इसको हम येलो कर देते हैं। गेम चेंजर है, येलो कर देते हैं हम इसको।
पाकिस्तान इकोनॉमी है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। ना तो आपसे ये पूछा गया है कि चाइना पाकिस्तान का कैसा दोस्त है, ना आपसे पूछा गया है कि सीपैक जो है वो क्या है। ठीक है, वो भी आपको बता दिया कि सीपैक कुछ है, चीज है जिसे गेम चेंजर कहा जाता है। ना आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की करंटली इकोनॉमी कैसी है, सिर्फ ये पूछा गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने ऊपर कैसे लेके जाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने बूस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे अपने क्वेश्चन की, आपको जो जो चीजें याद होंगी आप उसके पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें आपको याद आया कि सीपैक के अंदर रोड्स बनती हैं तो आप लिख लेंगे रोड्स। आपको याद आएगा 65 बिलियन डॉलर का है तो आप ये लिख लेंगे। फिर आप जो है वो मुख्तलिफ जो इस तरीके के जो भी पॉइंट्स होंगे वो लिख लेंगे, मिसाल के तौर पे पोर्ट्स, एनर्जी, डेप्ट और इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें फर्ज करें आपको 10 चीजें याद हैं या 20 चीजें याद हैं, वो आप लिख लेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पॉइंट है उसको आप रफ पे करेंगे। इस पे आपके 25 पॉइंट भी निकल सकते हैं, 40 पॉइंट्स भी निकल सकते हैं, जो जो आपको याद आएगा वो निकल है। फिर आपने देखना है कि कौन सा जो है वो इसके साथ रेलिवेंट है। ठीक है, जो जो रेलिवेंट होगा उसे रख लेना है, बाकियों को निकाल देना है। ठीक है, तो रेलिवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हिस्ट्री नहीं पूछी गई तो आपने एक पैराग्राफ से ज्यादा बैकग्राउंड नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरह आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है या कंक्लूजन लिखना है तो उसमें कोई भी नया आर्गूमेंट नहीं देना। आपने जब कोई चीज लिखनी है तो इंग्लिश के अच्छे अच्छे फ्रेजेस जो हैं वो पहले से आपने चोरी करके रखने हैं और उनको यूज करना है, खास तौर पर इंट्रोडक्शन में। फिर अगर आपको जब तैयारी कर रहे हैं तो उस टॉपिक की जो ग्लॉसरी है उसको एक बार देख लेना है कि वो टर्म्स कौन सी हैं, ट्रेड वॉर क्या होती है, आपकी जो है वो क्राइसिस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो उसको बार बार यूज करना है। पैराग्राफ साइज आपका जो है वो हाफ पेज होगा या फिर 3/4 ऑफ अ पेज होगा, यानी पौना पेज। आपने अपनी ओपिनियन ज्यादा लिखनी है और गप्पे कम लगानी है। ठीक है, आपने ज्यादा ओपिनियन बतानी है अपनी। हिस्टोरिकल डेटा जो है वो अगर आपसे हिस्ट्री नहीं पूछी तो उसको अपने आर्गुमेंट्स में यूज कर लेना है, आर्गुमेंट देते हुए कहना कि पहले भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो हिस्ट्री भी आ जाएगी और उसके साथ जो है वो आप आर्गुमेंट भी दे देंगे। इसी तरीके के साथ रफ आउटलाइन लाजमी बनानी है हर क्वेश्चन की, और एमसीक्यूज पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह से टू द पॉइंट रहना है। 4 to 6 पेजेस ऑफ आंसर शीट देने हैं। एक पेज से मुराद है एक साइड जिसके ऊपर 29-30 लाइनें होती हैं। मैप्स और ग्राफ्स जहां जहां लगे वहां आपने बनाने हैं। फिर कैची हेडलाइंस की कोशिश करनी है कि हेडलाइंस जरा कैची सी हों, अच्छी सी हों, जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करें। ऐसे के अंदर हेडलाइन नहीं लिखते, आंसर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो हार्ड हिटिंग हो, सॉलिड हो। एक पैराग्राफ एक ही सोल्यूशन पे देना है, ऐसा नहीं करना कि एक ही पैराग्राफ के अंदर 10-15 सोल्यूशन दे देने हैं। इसी तरीके से जहां जहां कोट्स हो वहां वहां लिखनी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के नाम नहीं लिखने आपने कहीं भी। ठीक है, पॉजिटिव रहना है और प्रो पाकिस्तानी रहना है। तो जनाब अब हम जो है वो इन्हीं सारी चीजों को सामने रखते हुए हम अपना इस आंसर को तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं कि आंसर जो है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो हाफ पेज टू 3/4 ऑफ अ पेज होगा। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टार्ट विद कैची लाइन। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि इन अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान was marred by energy crisis, roads were broken and the country was not well connected. Our fair weather friend, all weather friend, China came to help पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपने सीपैक का तारुफ शुरू कर देना है। स्टार्ट में थोड़ी सी ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है, एग्जामिनर कह के बड़ा अच्छा इसने जो है वो एक पिक्चर खींच दी है। ठीक है, किसी की कोड से स्टार्ट कर सकते हैं या वैसे इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सीपैक की डिटेल्स लिख देनी है जो भी आपको थोड़ी बहुत पता होंगी। ठीक है, और फिर आपने लिखना है कि इकोनॉमी जो है वो उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। ठीक है, तो सिंपल उसको जो है तारुफ दे देना है कि हमारे टॉपिक का जो है वो तारुफ ये है। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है और फिर आगे जो है वो ये आपने साथ करना है। उसके बाद आपने जो है वो बैकग्राउंड नहीं लिखना। ठीक है, आपने सिंपल लिख देना है करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना, नॉट मोर देन वन, क्योंकि पूछा नहीं है आपसे। ठीक है, ऐसा ना हो गया पूरा ऐसे ही करंट सिचुएशन पे लिखते बैठे रहे पूरा टॉपिक जो है। इसके ऊपर आपने जो है वो हाफ से 3/4 ऑफ पेज के ऊपर ये दे देना है। उसके बाद आपने शुरू कर देना है अपना आंसर। हाउ सीपैक विल लिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। पहला पॉइंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। इसके अंदर आपने लिखना है कि जनाब चाइना सड़कें बना रहा है और उससे फायदा क्या होगा। ठीक है, ये नहीं लिखना कि सड़कें बना रहा है, यहाँ बना दी, वहां बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बल्कि आपने लिखना है फायदा क्या होगा, जिससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। आप लिखेंगे कि सड़क बनेगी तो वहां से ट्रैफिक गुजरेगी तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो लोग आसानी से अपनी चीजें, अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे, वो लेके जा सकेंगे दूसरी जगह पे, वो बेच सकेंगे और उसके साथ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके अलावा आइडियाज ट्रैवल करेंगे, आइडियाज ट्रैवल करने से जो है वो मुल्कों के अंदर जो है वो खुशहाली आती है। जब बाहर से आइडियाज आते हैं या जब अपने ही मुल्क के लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तब ये चीजें होती हैं। तासुब कम होगा मुल्कों का आपस में, सूबों का आपस में। जब पंजाब वाले आसानी से सिंध जा सकेंगे मोटरवे पे गाड़ी डालकर, तो वो आसानी से जो है वो सिंधियों को करीब तर से देखेंगे और तासुब खत्म होगा। इसके नतीजे में हमारी जो यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये थोड़े से पॉलिटिकल फायदे हैं। इकोनॉमिक फायदे ये हैं कि इकोनॉमी बूस्ट होगी, ज्यादा जल्दी हम मंडियों तक जा सकेंगे, मार्केट एरियाज तक ज्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे, ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा लगेंगी क्योंकि इजीली माल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये सारा जो है ये इकोनॉमी की ही चीजों के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि जनाब ग्वादर पोर्ट रे ऑफ होप, इसमें आपने ये लिखना है जनाब कि हम कई सालों से ग्वादर पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे बन नहीं रही थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। सीपैक ने हमें पैसे दिए हैं, नतीजतन हमने ग्वादर का पूरा सिटी बनाया है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि कराची के ऊपर लोड जो होगा वो कम होगा, और दूसरा ये है कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें मिलेंगी। इसके नतीजे में हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। आगे आप फैक्ट एंड फिगर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने अपना आंसर जो है वो रिवॉल्व करना है, इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि आपसे पूछा है कि इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। फिर आपने कहना है कि एनर्जी सेक्टर, अपग्रेडेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। बताना है कि पाकिस्तान में लाइट के, बिजली के कितने इश्यूज थे। ठीक है, सीपैक से $33 बिलियन के जो है वो पावर प्लांट्स लगे हैं और अब लाइट का इशू जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्व है और हम जो है वो बेटर पोजीशन में है। इसी तरीके से आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बताना है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो क्या करेंगे और उसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने बताना है कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ सीपैक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जो है सिक्योरिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाए या वगैरह वगैरह, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आप इसके अंदर थोड़े से बेसिक कंटूर्स बता देंगे कि किस तरीके से हम इन जो है वो इश्यूज को या इन चीजों को जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके के साथ लेकर चल सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ एड्रेस कर सकते हैं। अगर मुल्क में सिक्योरिटी नहीं होगी तो इकोनॉमी फिर भी बूस्ट नहीं करेगी, बेशक जितने मर्जी रोड्स बन जाए। अगर मुल्क के अंदर जो है वो आइडियाज नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज बेहतर नहीं होंगी, तो एनर्जी सेक्टर के अपग्रेड होने का कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा नहीं होगा अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट करने वाले जो लोग हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं होंगे। यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट तो निकलेंगे लेकिन वो जॉब के काबिल नहीं होंगे, उनको कुछ आता नहीं होगा। तो आपने ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है ताकि सीपैक की जो है वो इकोनॉमी मजीद बेहतर हो। और इस पे 3-4 पॉइंट्स देने के बाद आपने कंक्लूजन कर देना है कि किस तरीके के साथ जो है वो हमें एक फ्यूचर के अंदर बेटर होप नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक सादा सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसके अंदर जहां जहां कोई लगेगा कि मैप बनाना है तो आप पाकिस्तान का मैप बनाए, उसमें सीपैक का वेस्टर्न रूट दिखा दें, ईस्टर्न रूट दिखा दें, बगैर सिटीज के नाम लिखे बस लाइनें लगा दें कि यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ग्राफ अगर आपने बनाना है तो आप बिजली का मेगावाट्स का बना सकते हैं कि 2015 से पहले कितने मेगावाट थे और अब कितने हैं, और एक इजी सा ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो नॉर्मल एक क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने के लिए जो है ये वाले टूल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके अंदर से रेलेवेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे कीवर्ड से रिलेटेड। फिर आप जो है वो कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन ज्यादा रिवॉल्व करे जो पूछा गया है और कम रिवॉल्व करे हिस्ट्री के ऊपर, कम रिवॉल्व करे करंट सिचुएशन के ऊपर। जो चीज पूछी गई है वो वाली चीज आप ज्यादा एड्रेस करें। वो ज्यादा एड्रेस करेंगे तो एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा। अदरवाइज एग्जामिनर कहेगा कि इसने तो कोशिश की है कि मुझे थोड़ा सा जो है ये उर्दू में कहते हैं चूना लगा जाए। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो वो भी समझ जाएगा और वो फिर आपको जो है वो बख्शेगा नहीं, वो आपको उसी हिसाब से फिर नंबर देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर 8 से 9 हेडिंग्स होती हैं, 6-7 भी हो जाती हैं, 4 पेजेस तक चला जाता है क्वेश्चन। बीच में ग्राफ भी बनाया होता है, मैप भी बनाया होता है। ठीक है, तो कोड्स भी लिखी होती हैं, मार्कर भी यूज किया होता है। तो लाजमी नहीं कि आपने उसे ऊपर से नीचे तक भरना ही भरना है, वो मुख्तलिफ तरीकों से भरा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने इस तरह से करनी है विदाउट एनी टेकिंग एनी टेंशन। लेकिन ये है कि आपने जिम्मेदारी से करनी है, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है, अच्छे वर्ड यूज करने हैं, साफ सुथरी हैंडराइटिंग हो। बहुत ज्यादा नंबर आपको साफ सुथरी हैंडराइटिंग के मिलेंगे। उसका ये मतलब नहीं कि आप बड़ी खुशखती से लिखें, सिर्फ ये है कि आपकी चीजें क्लियर हो, जो लिखा हो नजर आ रहा हो। हर एक की अपनी राइटिंग होती है नो डाउट, लेकिन जो चीजें हों वो क्लियर हो, वो नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपना क्वेश्चन रेडी करना है।